नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जीएसटी में एक प्रोविजन है जहां पे अगर सप्लायर गलती करे, सप्लायर टैक्स जमा ना करे तो उसका नुकसान बायर को होता है। मैं बात कर रहा हूं जीएसटी में एक प्रोविजन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के क्लॉज सी की, यानी अगर मेरा सप्लायर सरकार को टैक्स डिपॉजिट नहीं करेगा तो सरकार टैक्स की रिकवरी मुझसे करेगी। सुनने में बड़ा ही अलग लगता है, बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन ये प्रोविजन ऐसा ही है और आपको ध्यान देने की जरूरत यह है कि इस प्रोविजन को आने वाले समय में हमें बहुत ध्यान से डील करना है और काफी अच्छे से इसका हमें अनुपालन करना है। मित्रों, जीएसटी में जो प्रोविजन 16(2)(c है, ये प्रोविजन ऐसा है कि जहां पे सरकार ने कहा कि वेयर द टैक्स हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द सप्लायर टू द गवर्नमेंट, या तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, वो भी एडमिजिबल टैक्स, तभी वो क्रेडिट आपको मिलेगा। और इसको लेके पूरे ट्रेड एंड प्रोफेशन में ह्यू एंड क्राई है। बहुत सारे टैक्स नोटिसेस हम भी डील कर रहे हैं, हम अपील फाइल कर रहे हैं, एडजुडिकेशन करवा रहे हैं, जिसमें जो हमारा क्लाइंट है उसको ये कहा गया कि आप ये टैक्स जमा करिए क्योंकि आपके एबीसी सप्लायर्स ने सरकार को टैक्स जमा नहीं किया। अब ध्यान देने की जरूरत ये है, वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि प्रोविजन होने मात्र से क्या किसी दूसरे की लायबिलिटी मेरे ऊपर फास्टन अपॉन की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। अगर आप प्रोविजन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हां, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हमें जानने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि कब वो कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे, किन किन राइडर्स का हमें पालन करना पड़ेगा, जिसके बाद ये कहा जाएगा कि आप जमा करिए टैक्स, सेलर जमा नहीं करेगा। जब भी आपको ऐसा कोई नोटिस मिले, उसमें आप जरूर चेक करिए कि क्या उस सप्लायर ने रिटर्न्स फाइल करी हैं या नहीं करी हैं। अगर उस सप्लायर्स ने अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल कर दी हैं तो डेफिनेटली इससे ज्यादा हमारे पास कोई और प्रूफ हो नहीं सकता है कि हम ये कह सकें कि मेरे सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं किया है। सरकार हमारे ऊपर अगर ब्लेम करती है कि आपके सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं किया, तो सरकार को एटलीस्ट हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म देना पड़ेगा जिससे हम ये जान सकें, जिससे हमें पता लगा सकें कि मेरे सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं किया। आज की डेट में हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसा कोई हार्ड प्रूफ, फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है जिससे मैं पता लगा सकूं कि मेरे सप्लायर ने टैक्स जमा किया है। अब मैं बात करता हूं कोर्ट केसेस की। इस प्रोविजन को लेके काफी सारे कोर्ट केसेस जीएसटी में भी हैं और जीएसटी से पहले जो वैट और एक्साइज रेजिम था उसके केसेस हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की बात कर रहा हूं। मित्रों, मैं एक केस की बात कर रहा हूं जो हमारे अगेंस्ट है। ई-कॉम गिल कॉफी प्राइवेट लिमिटेड का जो केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कर्नाटका वैट से एक केस गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसने ये कहा कि जहां पे कनाइवेंस है बायर और सप्लायर की, जहां पे दोनों मिले हुए हैं, मिलके अगर सरकार को वो डेंट कर रहे हैं, सरकार को टैक्स डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आपको जमा करना पड़ेगा टैक्स अगर आपके सप्लायर ने नहीं किया। ई-कॉम गिल कॉफी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मात्र इनवॉइस और पेमेंट के लेजर्स देने से आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, आपको उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, जैसे आपको सीसीटीवी की कोई फुटेज हो, आपके पास एलआर हो, आपके पास गाड़ी के कोई नंबर हो, आपके पास वेइंग स्लिप्स हो, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उनको भी दिखाइए। आप सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको क्लेम मिल जाएगा, तो वो गलत होगा। इसमें हमारे फेवर में भी बहुत सारे केसेस हैं, आप प्लीज नोट डाउन करिए। एक बड़ा ही लैंडमार्क केस है दिल्ली हाई कोर्ट का, अराइज इंडिया लिमिटेड का। उसको आप बेसिकली, उस केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप सेलर की मिस्टेक की वजह से आप बायर को पनिश नहीं कर सकते हैं। सेलर को आप पहले पकड़िए, सेलर से पहले टैक्सेस लीजिए, उसके बाद आप बायर के पास आइए। अगर दोनों के बीच में कोई कनाइवेंस नहीं है तो आप बायर के ऊपर वो लायबिलिटी शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला था और इसमें एक वैट का एक प्रोविजन था, दिल्ली वैट का 9(2)(g, जैसे हमारा 16(2)(c है, उसको उन्होंने गलत करार दिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एसएलपी को सुनने से मना किया। दूसरा फैसला
DY बैथल एंटरप्राइजेज का है, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट, बिल्कुल ऐसा ही कहा गया कि आप सेलर को पहले पकड़िए, बायर के पास डायरेक्ट मत आइए। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं, लेकिन आप एज अ बायर, आप एज अ क्लाइंट, आप ये इंश्योर करिए कि आप उन्हीं लोगों के साथ काम करिए जो लोग, जिनकी ट्रेड में रेपुटेशन हो, जिनको आप थोड़ा सा जानते हो। आप ऐसा ना करिए कि आप सामान कहीं से लेते हैं, इनवॉइसेस कहीं से लेते हैं। ये डिफिकल्टी हम जितना भी लिटिगेशन डील कर रहे हैं वहां पे आती है, जब आप सामान कहीं से लेते हैं, इनवॉइसेस कहीं से लेते हैं, जहां से आप सामान लेते हैं, जिस रेपुटेड आदमी से आप अपना सामान खरीदते हैं, उसी रेपुटेड आदमी से आप अपना इनवॉइस भी लीजिए। ये जो मेल प्रैक्टिसेस हैं, हमें इनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी प्रोविजंस को रीराइट करने से मना कर चुका है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वीकेसी फुटस्टेप में कहा कि हम कानून को बदल नहीं सकते। कानून को बदलने की ताकत वो हमारे संविधान ने हमारे पार्लियामेंट को दी है। हम कोर्ट हैं, हम प्रोविजंस को इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर कोई प्रोविजन वाकई हमारे संविधान के खिलाफ है, तभी हम उस प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन करते हैं। हम ऐसी किसी सिचुएशन में किसी प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन नहीं करते हैं। आप अपनी रिप्रेजेंटेशन जीएसटी काउंसिल के सामने लेकर जाइए, आप पार्लियामेंट के सामने लेके जाइए, आप अपने ऑनरेबल एमपीज के सामने लेके जाइए, जिससे आपकी वो ग्रीवांसेस दूर हो सकें। मेरा अंत में ये कहना है कि 16(2)(c) का जब भी आप रिप्लाई करें, आप उसको ध्यान से रिप्लाई करें। आप अपने जो आपका जो प्रॉपर ऑफिसर है, उनसे आप पूछिए कि उन्होंने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया। क्या आप ये भी कर सकते हैं, आप अपने सप्लायर को क्रॉस एग्जामिन करिए, आप एक क्रॉस एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन लगाइए, आप जो भी एविडेंसेस हैं फाइल में उनको इंस्पेक्ट करिए। उसके बाद अपने ग्राउंड्स को तैयार कीजिए और इस केस को फाइट करिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।